प्रतियोगिता क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन का संचार करता है। ज्ञान सुधा कार्यक्रम में हमारे ऑनलाइन सेशन प्रत्येक बुधवार व शनिवार को आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हम सफलता के मंत्रों के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। या यूं कहे कि गागर में सागर भरने का प्रयास करते हैं। आज सफलता के मंत्र की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षा के टिप्स। हमारे मार्गदर्शक वक्ता हैं अभिषेक सुराना, IAS 2018 बैच। साथियों, मैं डॉक्टर ललिता यादव, कॉलेज शिक्षा विभाग से आज के इस कार्यक्रम की मॉडरेटर एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ आपके हमारे ज्ञान सुधा कार्यक्रम में। मैं आप सभी का और हमारे आज के वक्ता मार्गदर्शक अभिषेक सुराना जी का हार्दिक साथियों, अब मैं परिचय कराना चाहूंगी आज के हमारे मार्गदर्शक प्रखर वक्ता युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री अभिषेक सुराना जी का। आप 2018 बैच के IAS अधिकारी हैं। आपने 10th रैंक के साथ UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता हासिल की है। IAS में सफलता हासिल करने से पूर्व आपका इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी चयन हो चुका है। वर्तमान में आप SDM माउंट आबू के पद पर कार्यरत हैं। सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम हमारी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सर, हमारी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। सर, हमारे दर्शक परीक्षाओं की तैयारी की पहली कड़ी में आपसे यह जानना चाहते हैं कि पढ़ने की उचित जगह क्या हो सकती है, जहां विद्यार्थी सुकून से, इत्मीनान से, शिद्दत से पढ़ सके। लाइब्रेरी, घर, एकांत, इससे सर आप थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग जगह उसको सूट करती है। बचपन से जो व्यक्ति जिस माहौल में पढ़ता है वो उसी चीज से रिलेट कर पाता है। लेकिन चूंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपकी सिटिंग कितनी अच्छी है। सिटिंग मतलब आप कितनी देर तक कंसंट्रेशन और फोकस के साथ एक जगह पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि जिस भी जगह आप पढ़ रहे हैं वहाँ का माहौल कंड्यूसिव हो टू डू दैट। और आजकल जैसे काफी जगह चलन है प्राइवेट लाइब्रेरीज का। पहले इतनी प्राइवेट लाइब्रेरीज होती नहीं थी। एक्चुअली दीज आर नॉट लाइब्रेरीज बट दीज आर रीडिंग रूम्स, जहाँ बैठ के आप एक छोटा सा क्यूबिकल होता है उसमें आप पढ़ते हैं। तो इफ दैट सूट्स यू दैट इज फाइन। बट पहले जैसे कई लोग पब्लिक लाइब्रेरीज में भी जाते थे, जिला पुस्तकालय में भी पढ़ते थे, कई लोग अपने घर पे भी पढ़ते हैं। घर पे भी अलग अलग जगह होती है, कोई अपने बेडरूम पे पढ़ता है, कोई छत पे जाके पढ़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास ये चीजों की लाइब्रेरीज वगैरह की एक्सेस है, रीडिंग रूम की एक्सेस है या नहीं। कि मान लीजिए कोई अगर किसी गांव में रहता है तो वहाँ जरूरी नहीं है कि रीडिंग रूम हो। तो ऐसी स्थिति में वो अपने घर पे भी जहाँ पे भी एकांत उसको एक माहौल मिलता हो, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, जहाँ पे कोई उसे बार बार आके परेशान करने वाला नहीं हो, तो ऐसी जगह पे मुझे लगता है किसी भी विद्यार्थी को बैठ के अपना पढ़ने का जो भी सेटअप है वहाँ पे करना चाहिए और वहाँ तैयारी करनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सबसे जो अहम भूमिका होती है वो स्टडी मटेरियल की होती है कि हम पढ़ते क्या हैं। तो सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल के सोर्स क्या हो, बेस्ट स्टडी मटेरियल का कलेक्शन कैसे करें और उस स्टडी मटेरियल को हम ऑर्गेनाइज कैसे करें। देखिए, आजकल जो डिजिटल जो युग है इसमें पहले एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी कि स्टडी मटेरियल लाया कहाँ से जाए। लोग चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे RAS की तैयारी हो, चाहे कॉलेज लेक्चर की तैयारी हो, चाहे IAS की तैयारी हो, इसके लिए जयपुर या दिल्ली लोग जाते थे, वहां से मटेरियल लेके आते थे, उसकी फोटो कॉपी वगैरह लेके आते थे। किताबों को लेकर भी बड़ी मारामारी रहती थी कि कौन सी किताब पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये कौन से पब्लिशर की है, उससे किताब मंगाना। आजकल मुझे लगता है डिजिटल युग में ये सब समस्याएं अब रही नहीं है अपने लिए, क्योंकि अब ये जो मटेरियल है ये सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है। हर किताब की PDF आपको ऑनलाइन मिल जाती है, वेदर यू पे फॉर इट, वेदर यू डोंट वांट टू पे फॉर इट। सेकंड इज जितनी भी प्रकार की न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं वो सब आपको डिजिटली अवेलेबल है। उसी प्रकार से जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, चाहे किसी भी कोचिंग संस्था के हो, किसी भी टीचर के हो, कई फेमस टीचर्स जो होते हैं जो उनके नोट्स जो होते हैं
वो सब कुछ भी आपको डिजिटली अवेलेबल होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को इसका यूज करते हुए डिजिटल मीडिया के माध्यम से नोट्स वगैरह इकट्ठे कर लेने चाहिए। और जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो उसे ये देखना चाहिए कि जहां से भी वो नोट्स मतलब देख रहा है या ले रहा है, या जिस टीचर के वो नोट्स ले रहा है, वो टीचर प्राइमरीली आईएएस की तैयारी कराता है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कोई अलग अलग कोचिंग संस्थान होते हैं, वो अलग अलग चीजों की कोचिंग कराते हैं। हर एक कोचिंग संस्था का एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कोचिंग संस्था या हर एक टीचर सारी सब्जेक्ट्स की सारे कंपटीशन की तैयारी करवा दे। तो जिसमें वो एक्सपर्ट है उस चीज के नोट्स आप उस जगह से ले लीजिए, और डिजिटली अवेलेबल होते हैं उनको ले लीजिए, उनको प्रिंट करा लीजिए। और जैसा मैंने किया था, मैंने तो अपने नोट्स भी डिजिटली बनाए थे, बिकॉज आई फेल्ट कि इट वाज इजी फॉर मी कि मैं अपने लैपटॉप पे ही न्यूज़पेपर पढ़ के और लैपटॉप पे ही नोट्स बना लूं, क्योंकि उससे किसी भी विषय को पे, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो इवॉल्व होता रहता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी किसान भाई जो हमारे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नए कृषि कानून आए हैं को लेके। अब ये जो बात है, ये शुरू हुई कैसे, पिछले अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में। लेकिन अगर आप इसका कंटेक्स्ट देखेंगे तो वो इसके बहुत पहले से ही शुरू है। जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट वगैरह वो काफी पहले आ गई। तो अगर हम पहले से ही देखना शुरू करेंगे, पहले से ही अपने नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही है, क्यों हो रही है, नए कृषि कानून क्या है, तो वो सब चीजें उसी में ऐड होती रहती है। तो मैं तो डिजिटली नोट्स बनाता था, लेकिन मेरे कई सारे सारे साथी जो थे वो हाथ से नोट्स बनाते थे। तो हाथ से नोट्स बनाने में ये फायदा होता था कि एक तो राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती थी, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती थी। हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस होने से आपकी राइटिंग जो सुधर जाती है, आपकी लैंग्वेज भी साथ ही साथ सुधर जाती है, जो भाषा जिसको हम कहते हैं कि किस तरह से आप एग्जाम में लिखते हैं। और तीसरी चीज ये लोग करते थे कि एक फाइल बनाते थे और उस फाइल के अंदर एक इंडेक्स बना लेते थे, और उसके अंदर पेजेस फाइल करते रहते थे। जब भी कोई नया विषय आता था तो उसके अंदर फाइल करते थे। इस प्रकार से मुझे लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने सोर्सेज हमें बहुत वाइड रखने चाहिए। अगर स्पेशली आप अगर प्रशासनिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस और आईएएस की, तो मुझे लगता है कि आपको अलग अलग दो चार तरह के अखबार और अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, ताकि आप अलग अलग व्यू पॉइंट्स ले सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, तो अच्छा रहेगा कि साथ ही साथ कोई द इंडियन एक्सप्रेस है या हिंदुस्तान टाइम्स है जैसे अखबार भी पढ़ें, ताकि जो भी व्यू होता है उसको व्यू पॉइंट को आप बैलेंस कर सकें। तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस करना भी जरूरी है, ताकि जो भी चीज आप एग्जाम में लिख के आते हैं वो ऐसा ना लगे कि किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से लिखी गई। साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी अभी हमारे साथ में है, अभिषेक सुराना जी। आप 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आपको सर से जो भी सवाल पूछने हो यूट्यूब के चैट बॉक्स से आप हमें पूछ सकते हैं। सर, हमारी जिंदगी में सलाह मशवरा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यदि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, एक प्रॉपर सलाह मिलती है, तो किसी भी कार्य के प्रति जो हमारी सफलता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सर, आप हमारे युवाओं को भी कोई सलाह या मशवरा दें कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो उचित मार्गदर्शन कहाँ से। देखिए, मैं जब भी अपने एस्पायरेंट से मिलता हूँ, एक चीज मैं सभी को कहता हूँ कि आप हमेशा सलाह ऐसे आदमी से लीजिए जिसका बैकग्राउंड आपसे मैच करता हो। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, एंड फॉर एग्जांपल ही हैज डन ए मास्टर्स एमए इन फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, से इन हिस्ट्री। अब उस और वो उसको सलाह लेनी चाहिए अपने सिमिलर बैकग्राउंड के आदमी से, जैसे जिसने एमए या तो हिस्ट्री कर रखा हो, और बहुत ही अच्छा होगा अगर उसने एमए इन हिस्ट्री फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी कर रखा हो। उससे होगा ये कि वो जो व्यक्ति है सलाह देने वाला, उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है तैयारी के टाइम, वो उससे जो एस्पायरेंट है वो रिलेट कर पाएगा कि क्या लिमिटेशंस रहती है, क्या समस्याएं आती है, क्या इश्यूज रहते हैं। पर अगर कोई अ, पर अभी
एमए इन हिस्ट्री है फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, कैन यू हियर मी? या अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एमए इन हिस्ट्री है फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी और वो किसी आईआईटी के स्टूडेंट से, और वो भी कोई फिजिक्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट से अगर सलाह लेता है, तो वो दोनों चीजें रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिर ऐसी बातें बताएगा जो गाइड करने वाला है, जो लागू ही नहीं हो सकती उस एस्पायरेंट पे। तो हमेशा अपना सिमिलर बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे मतलब काफी सलाह देने वाले लोग रहते हैं। तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा एस्पायरेंट भटक भी जाता है उन लोगों को देख के कि इन्होंने ऐसे तैयारी करी, इन्होंने ऐसे तैयारी करी, इन्होंने ऐसे तैयारी करी, वो सबका हौच पौच एक मिक्सअप हो जाता है। उससे हमें बचना चाहिए। जैसे मैंने खुद ने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी, तो जो मेरे सिमिलर बैकग्राउंड के जो जो मेरे सीनियर थे कॉलेज की, और मेरी ब्रांच के, मेरे कॉलेज के, तो उनसे मैं रिलेट कर पाया कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट दे फेस्ड एंड हाउ डिड दे ओवरकम दैट। मैंने अपना ऑप्शनल भी उनसे सलाह लेके चूज किया, फिर मैंने अपनी तैयारी भी उन्हीं के बिहाफ पे करी, और सूनर और लेटर एक बार सिलेक्शन भी हो ही गया फिर मेरा फाइनली। तो एक तो मेरी ये बात है, दूसरा मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आजकल ये जो गूगल के माध्यम से आप किसी भी अपनी जो रोल मॉडल है, या जो आपका सिमिलर बैकग्राउंड का जो व्यक्ति है, उसके नोट्स या उसकी स्ट्रेटेजी को आप एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज दीज डेज एवरीवन हु क्लियर्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो कोई ना कोई अपना ब्लॉग लिखता है, या कोई ना कोई अपना इंटरव्यू यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं अपना देता है। तो अगर आप इस डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हुए अगर आप उस व्यक्ति के बारे में सर्च करेंगे, तो आपको वो पूरी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। जैसे जब मैं सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी एक ब्लॉग पे लिखी थी। तो कोई भी मेरे से पूछता है, तो मैं सबसे पहले उसको ये कहता हूँ कि आप एक बार मेरा ब्लॉग पढ़िए, ताकि कम से कम आपको एक बार बैकग्राउंड पता चलेगा कि ये चीजें मैंने करी है, देन वी कैन टॉक अबाउट कि आपको क्या और प्रॉब्लम। तो जरूरी है कि एक तो सिमिलर बैकग्राउंड के लोग, और अगर वो किसी को आप जानते नहीं हो, तो आप गूगल का यूज करके ऐसे लोग को ढूंढिए, और फिर उनकी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत ही अगर सही सलाहकार हमारी जिंदगी में है तो हमारी जिंदगी की जो दिशा है बहुत ही सकारात्मक हो जाती है। और जिस भी फील्ड में सर हम आगे जाना चाहते हैं तो गूगल पर यदि हम सर्च करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव की लाइन है या लॉ की लाइन है या कोई और फील्ड है, हमें वहाँ पे सर बहुत ज्यादा सलाहकार भी मिलते हैं, साथ ही वो व्यक्ति भी मिलते हैं जो जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों तक गए हुए हैं। सर आगे हम बात करते हैं अब कि सर अक्सर देखा जाता है कि एक कंफ्यूजन सा रहता है बच्चों में कि बेस्ट स्टडी आवर्स क्या होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रात को देर तक पढ़ना पसंद है, कुछ कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है, करना सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। यदि सर मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे तो मुझे लेट नाइट तक पढ़ना ज्यादा मैं प्रीफर करती थी। तो सर आप हमें स्टूडेंट, आप हमारे जो साथी हैं, हमारे जो युवा वर्ग हैं, सर आप उन्हें बताइए कि जो बेस्ट स्टडी आवर्स होते हैं सर वो कौन से होते हैं। देखिए मतलब मैं भी जब कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे, मुझे भी लगता था मॉर्निंग आवर्स मेरे लिए सबसे ज्यादा सूट करते थे, और मैं मॉर्निंग आवर्स में पढ़ता था। बट लेटर आई फेल्ट कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और स्पेशली कुछ जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईएएस का एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम है फॉर दैट मैटर, मतलब चाहे आपके ग्रेड 1 ग्रेड 2 टीचर्स के एग्जाम है, चाहे पटवार का एग्जाम है, चाहे एसएससी है, बैंकिंग है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि एग्जाम कितना दूर है। अगर एग्जाम 2 हफ्ते बाद है, तो आपको दिन के 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ आप सोने के लिए टाइम एक्स्ट्रा निकालें। देन यू कांट से कि मेरे लिए सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा है या इवनिंग में पढ़ना अच्छा है। बट एग्जाम अगर 4 महीने दूर है, तो फिर आपके पास ये लग्जरी है कि आप ये कह सकते हो कि मैं शाम को 2 घंटे घूमने जाऊंगा, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और मुझे लगता है कि कुछ जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और आई थिंक सारे ही आजकल तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज फॉर एवरी एग्जाम भी एक सीट के लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में द पर्सन शुड बी कंफर्टेबल टू स्टडी एट ऑल टाइम्स। ये कोई फेवरेट टाइम नहीं होता है। कई लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कई लोग देर रात तक पढ़ते हैं, 2-2 3-3 बजे तक। एक चीज हम जरूर करते थे, जो मैं शेयर करता हूँ कि हम जो हमने यूपीएससी के टाइम एक प्रयास किया कि
6-7 महीने पहले से, एग्जाम के 6-7 महीने पहले से हमें पता होता था कि जो एग्जाम एक्चुअल होगा वो होगा 9 से 12 के बीच में और 2 से 5 के बीच में। एक दिन में 2 पेपर होते हैं जैसे यूपीएससी में। तो ये तो हम जरूर इंश्योर करते थे कि 9 से 5 के बीच में तो आप पढ़ाई डेफिनेटली करिए, क्योंकि उस टाइम आपका जो बॉडी क्लॉक होती है, जिसको एक बॉडी क्लॉक बोलते हैं, कि आप कितना अटेंटिव उस टाइम पे रहते हैं, वो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाती थी 9 से 12 के लिए और 2 से 5 के लिए। तो उस दौरान तो हम पूरी स्टडी करते थे, मतलब जैसे बीच में सोना नहीं है, ज्यादा कुछ खाना नहीं है, 9 से 12 अच्छे से पढ़ाई करनी है और 2 से 5 अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि एग्जाम जब देने जाते थे तो अपने आप बॉडी उस फॉर्म में रहती थी कि सबसे ज्यादा अटेंटिव एंड फोकस। बाकी सुबह या शाम तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि एंड कि उसको क्या चीज सूट करती सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि हमारे जो स्टडी आवर्स हैं हम उनको निश्चित मान के चलें कि हमें रोज जितना पढ़ना ही है, तो सर जब एग्जाम नजदीक आएगा तब शायद उस समय हमें ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो रूटीन आवर्स हैं वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं। सर, इन दिनों होता क्या है कि आ जो जाते हैं। स्टूडेंट है, चाहे वो पीएमटी की तैयारी कर रहा है, पीएचडी की कर रहा है या यूपीएससी की कर रहा है, सर वो इतना कुछ पढ़ता है कि वो भ्रमित हो जाता है, कि उसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे पर्टिकुलर ईयर यदि हम लोग अपनी बात करें, तो यदि हम किसी बात को याद करते हैं तो हम उस बात को किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, किसी समय से, किसी स्थान से जोड़ लेते हैं। तो सर ऐसे ही क्या कोई टिप्स होते हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो, कि वो जो कुछ भी याद करते हैं तो वो जो कुछ भी वो याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो उनके मस्तिष्क पटल में थोड़ा सा छा जाए। तो सर उसके लिए टिप्स बताइए आप हमें। देखिए, कोई बहुत ही स्पेशल टिप्स नहीं होते हैं। इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप एक रिवीजन स्ट्रेटजी प्लान करके रखिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो जैसे 4 महीने बाद एग्जाम होता था, जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यूपीएससी में 4 महीने का गैप होता था। तो हम ये सोचते थे कि भाई 4 महीने मतलब 120 दिन। तो 120 दिन में जो 60 दिन है, पहले 60 दिन में तो हम अपना करेंगे पहला रिवीजन, मतलब पहली फर्स्ट स्टडी। फिर उसके बाद अगले 30 दिनों में करेंगे हम सेकेंड टाइम रिवीजन। फिर अगले 15 दिनों में करेंगे थर्ड टाइम रिवीजन। फिर 7 दिनों में करेंगे फोर्थ टाइम रिवीजन। और फिर उसके बाद जो अंतिम के 7-8 दिन बचते हैं उसमें 3-4 दिनों में फाइनल रिवीजन और फिर एग्जाम देके आए। तो 5 बार अगर कोर्स आपका रिवाइज हो जाए, 5 बार आपके सामने से एक चीज चली जाए, तो आप बहुत अच्छे से फिर एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन इस रिवीजन को करने के लिए सबसे जरूरी होता है रिवीजन के नोट्स बनाना, क्योंकि जो चीज आप 2 महीने में पढ़ रहे हो वो संभव ही नहीं है कि आप 3 दिन में पढ़ पाओगे। 3 दिन में अगर उस चीज को पढ़ना है तो आपके पास रिवीजन के नोट्स होने चाहिए। और रिवीजन के नोट्स ऐसा नहीं है कि आप ने जब सारा पढ़ लिया तो उसके बाद आप रिवीजन नोट्स बनाओगे। रिवीजन नोट्स आपको जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ अपने साइड में एक डायरी रखिए, या अपने साइड में अगर कंप्यूटर में बना रहे हैं तो साइड में एक अलग से डॉक्यूमेंट बना के रखिए, कि जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको लग रही है, जो जो कीवर्ड्स हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो जो डेट्स हैं, या अगर आप इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट डेटा है, अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट क्लॉजेस हैं लॉज के या कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको आप बस कीवर्ड वहां पे लिखते रहिए। उस कीवर्ड को लिखने से ये होगा कि जब आप अंतिम 10-15 दिनों में आप रिवीजन करना चाहेंगे तो वो तुरंत आपको देखते ही याद आ जाएगा। जैसे अगर आपने हिस्ट्री का अगर आप मैं एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए 1799 और आपने आगे लिख दिया कि उस टाइम पे कैसे जुडिशियल पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मतलब अंग्रेजों के टाइम, आपने बस वहाँ एक कीवर्ड लिख दिया कि 1799 सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो वो देखते ही आपको याद आ जाएगा कि यार उस टाइम क्या हुआ। तो उस तरह की कुछ चीजें हैं, मतलब जो रिवीजन नोट्स आपको बनाने चाहिए। रिवीजन नोट्स को देखने से ही आपको याद रहता है। फिर जब आप एग्जाम देने जाते हो, जैसे एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन फिर आपको बड़ा डर लग रहा होता है कि यार मेरे को तो कुछ याद नहीं है, सिलेबस इतना ज्यादा है, तो वो जो रिवीजन नोट्स देख के आपको सब चीजें याद आ जाएगी। जो फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको कहते हैं, वो हर आदमी, एवरी पर्सन इज नॉट ब्लेस्ड विद a photographic memory, but through good revision notes a person can easily develop that photographic memory। और वो हमेशा हर एग्जाम में आपको मदद करेगा। अगर आप मल्टीपल टाइम भी एग्जाम देते हैं, जैसे अटेम्प्ट्स अगर कोई मल्टीपल टाइम देता है किसी भी एग्जाम के, तो उसमें भी फिर ये रिवीजन नोट्स बड़े काम आएंगे। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट रहता है, सारे एस्पायरेंट से, कि आप अपने मेन नोट्स तो बनाइए ही बनाइए, साथ ही साथ आप रिवीजन नोट्स भी बनाते रहिए, तो आपको काफी मदद होगी।
बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ये दो पंक्तियां याद आ गई। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कि जितना हम रिवीजन करेंगे वो बात हमें उतनी ही याद रहेगी। सर जैसे आपका अभी जो हमारी वार्ता जो भी अभी युवा देख रहा है वो निसंदेह सर वो बहुत ही इंस्पायर हो रहा होगा, क्योंकि एक तो आपकी यूपीएससी एग्जाम में 10th रहेंगे, उससे पहले सर आपने आईसीएस एग्जाम क्लियर करा, आईएफएस में भी सर थे, उससे पहले सर आपने सिंगापुर में भी बहुत ही अच्छी जॉब की आपके पास में। तो सर हमारे युवा आपसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अभी प्रेरित हो रहे हैं सर वो आपसे। और सर ये सारी सफलता तभी मिल सकती है जब हमारे एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। क्योंकि यदि आप बहुत ही टॉप रैंक में आए, इट मीन्स ये कि आपके जो क्वेश्चन के आंसर जो आपने लिखे बहुत ही बेहतरीन, सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से लिखे होंगे। तो सर आप हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करें कि जो भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं सर वो उनका उत्तर कैसे लिखें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी देखिए प्लान करें। देखिए आंसर राइटिंग अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी चीज है, क्योंकि इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। कई बार क्या होता है कि हम इतनी किताबें और इतनी चीजें पढ़ लेते हैं कि वो पढ़ के हमें लगता है कि बस हमें वहां लिख के ही तो आना है, मतलब एग्जाम में 200 वर्ड ही तो लिख के आना है, जैसे 200 या 250 या 500 वर्ड किसी सवाल में है तो 500 वर्ड लिख के आने हैं। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हर सवाल स्पेशली आरएएस के एग्जाम में, जो आरपीएससी में और यूपीएससी में, सीएससी में, हर प्रश्न के पीछे एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड जैसे कीवर्ड बोलते हैं, मतलब कि जैसे एग्जामिन, critically examine, critically analyze, discuss, comment, explain, illustrate. These are keywords। अंग्रेजी में जो हम करते हैं तो अंग्रेजी में ये कीवर्ड रहते हैं, हिंदी में भी एक विश्लेषण करिए और अलग अलग तरीके से वो चीजें लिखी होती है और उस हर कीवर्ड का मतलब अलग अलग है। हम क्या करते हैं कि हमें बताया जाता है कई बार कि आपको क्या करना है, हर आंसर में दोनों पक्ष लिखने हैं, तो प्रोज भी लिख दीजिए, कॉन्स भी लिख दीजिए और एक बैलेंस उत्तर दे दीजिए। जबकि ऐसा नहीं है, हर सवाल ऐसा नहीं होता कि आप उसमें दोनों साइड लिखिए। किसी साइड को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करना होता है, किसी साइड को थोड़ा कम हाईलाइट करना होता है, डिपेंड करता है कि सवाल में कीवर्ड क्या है। दूसरा, तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो कीवर्ड जो है इसको पढ़ के, और इसके बारे में पहले से ही आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कीवर्ड आएगा तो मैं कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करूंगा, मेरा इंट्रोडक्शन कैसे होगा, मेरा जो साइड आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो कितनी ज्यादा होगी, कितना स्पेस वो लेगी, और दूसरी साइड कितना स्पेस लेगी, और मैं कंक्लूजन कैसे लिखूंगा, ये आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रेजेंटेशन होता है आंसर आंसर लिखने का, उसमें कई बारी कई लोग क्या होता है कि देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक होते हैं जो कंटेंट हैवी होते हैं। कंटेंट हैवी मतलब जिनके पास इतना कुछ लिखने का होता है कि वो, मतलब छोटे छोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना भी हमने पढ़ा है हम सब कुछ इस आंसर में लिख दें उस टॉपिक से संबंधित। लेकिन ऐसी जरूरत नहीं होती है। कई बार ज्यादा लिखने से क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, और एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी टीचर बहुत ज्यादा अगर कोई लिखेगा तो वो पढ़ने से भी बोर हो जाएगा। वो देखेगा कि इतने सारे वर्ड्स पढ़ने से अच्छा है जो मेन मेन चीजें हैं मैं वो देख लूँ और उसको एवरेज मार्क्स दे दूं, rather than giving him a very good marks। तो उस टेंडेंसी से भी बचने के लिए जरूरी है कि आप रीजनेबल अमाउंट में लिखिए, और रीजनेबल अमाउंट में लिखे लिखें, लेकिन प्रेजेंटेशन अपना अच्छा करिए। प्रेजेंटेशन के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो है आपकी हैंड राइटिंग। मान लीजिए आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने शब्दों को थोड़ा दूर दूर थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा लाइंस में भी स्पेस देके लिखिए। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करिए, किसी को डबल अंडरलाइन भी करिए। जैसे सिंगल अंडरलाइन अगर आपको लग रहा है कि इससे ये चीज हाईलाइट नहीं हो, डबल अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अपने आंसर्स के अंदर आपको डायग्राम्स वगैरह का यूज करना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलमोस्ट, या ज्योग्राफी का जो स्टूडेंट नहीं भी है, अगर वो जनरल स्टडीज का पेपर दे रहा है और ज्योग्राफी से संबंधित कोई सवाल है, तो यू शुड ट्राई एंड यूज सम डायग्राम इन दैट। जैसे डायग्राम मतलब इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, उस तरह की चीज है। अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कुछ इस प्रकार के ग्राफ्स वगैरह बनाए जाएं जिससे वो चीज और ज्यादा बेटर परिलक्षित हो। अगर आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि जैसे अशोका के टाइम का कोई सवाल आया कि भाई अशोका ने, वो के साम्राज्य जो भी था उसमें उसके बारे में बताइए, तो आप एक अच्छा सा नक्शा बनाइए, उसमें बताइए कि कहाँ पे क्या चीज थी, क्या चीज कैसे हुई। कई बार पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल आते हैं, वहां पे
पे भी आप मैप्स का यूज कर सकते हैं, और मैप का अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप और तरीके से आंसर को अपने थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं। सुंदर कैसे कि जैसे आप उसमें जैसे बीच में एक गोला बना के और अलग अलग एरो से अलग अलग चीजें लिखिए लिखिए, तो वो सुंदर लगता है, वो देखने में भी अच्छा लगता है, और जो टीचर जो इवेलुएट कर रहा होता है उसको भी लगता है कि इसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया है फ्रॉम ए एवरेज पर्सन। तो फॉर द सेम कंटेंट, जिसको वो किसी को 10 में से अगर 5 नंबर दे रहा है तो हो सकता है वो आपको 6 नंबर दे देगा, और अगर ऐसा 20 सवालों में हुआ तो आपके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो आंसर राइटिंग इसलिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए जरूरी ये भी है कि आप एक तो प्रैक्टिस बहुत करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितने अलग अलग टीचर से अपने आंसर को चेक कराएंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरा है कि आजकल जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो ये करते हैं कि जब भी कोई सिलेक्शन लिस्ट आती है तो जो उनके यहाँ कोचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आंसर कॉपीज को वो अपने उसमें डालते हैं। तो आप उनकी आंसर कॉपीज देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इस ये कोई सिलेक्टेड व्यक्ति सेलेक्ट होने के जस्ट पहले कैसे आंसर लिख रहा था, क्योंकि उसने फिर एग्जाम में भी वैसे ही आंसर लिखे होंगे। तो चाहे यूपीएससी आपकी कॉपी या आरपीएससी आपकी कॉपी पब्लिक करे ना करे आरटीआई में, लेकिन आप कोचिंग सेंटर्स वाले जो पब्लिक कर रहे हैं वो देख के और आप उनसे सीख सकते हैं कि कैसे टॉपर्स ने अपने अपने आंसर्स लिखे हैं। उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बेस्ट आंसर होता है उस बेस्ट आंसर में आपकी हेडराइट, आपकी जो लिखाई है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपकी जो विषय वस्तु है, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। यदि ये सारे इनपुट होते हैं तो नो डाउट वो जो आंसर होता है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। सर अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बेसिक स्टडी स्किल्स क्या होती हैं और कौन से स्टडी स्किल बेस्ट हो। आप वापस रिपीट करेंगे मैडम एक बार क्वेश्चन? सर हमारे जो युवा है वो जानना चाहते हैं कि बेसिक स्टडी स्किल्स क्या होती हैं और जो बेस्ट स्टडी स्किल्स है वो कौन सी होती है। देखिए, सबसे बड़ी जो स्टडी स्किल्स है मुझे लगता है वो तो जो सबसे पहले मैंने बात कही थी कि जिसको कहते हैं सिटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, आप कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हैं। कई लोगों को ये होता है कि वो 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर 15 मिनट टहल के आते हैं, फिर 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर टहल के आते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें फोकस करना और कंसंट्रेशन बनाना बहुत मुश्किल है। दिस इज अ हैबिट दैट वन शुड डेवलप अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कि आपकी कम से कम 3 घंटा तो मिनिमम आपकी बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए बिना। क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, किसी भी कोई सा भी एग्जाम आप ले लीजिए, तो वहां पे कम से कम वो एग्जाम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का होता ही होता है। उसमें अगर आपको बहुत बेचैनी हो रही है, आपको लग रहा है कि बार बार खड़ा हूँ, थोड़ा घूम के आऊं, तो फिर वो आपके लिए बड़ा आपका क्या है, वो टाइम कंज्यूम करती है वो चीज। आपको बीच में एग्जाम में अगर आप 2 मिनट भी घूम के आए तो आपने, आप समझिए 2 मिनट के अंदर कम से कम 100 शब्द आपने लूज कर दिए, जो 100 शब्द आप लिखते हैं वो आपने लूज कर दिए। तो सबसे पहली जो स्किल है वो तो है सिटिंग, कि आप फोकस करके अटेंशन के साथ अटेंटिव रह के एक जगह पे बैठ के 3 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो चीज है वो है कि आप कितना ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करते हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि आजकल देखिए हार्ड वर्क तो सभी कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क करना बड़ा मुश्किल है, हर कोई वो कर नहीं पाता। किताबें तो बहुत सारी बहुत लोग पढ़ लेंगे, लेकिन उन किताबों को अगर यूज नहीं कर पाए एग्जाम के अंदर तो वो सारा नॉलेज फिर किसी काम का नहीं है। तो इसलिए आपने जो कुछ भी पढ़ा है, चाहे कम पढ़ा हो, लेकिन उसको अच्छे से अगर आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज का मतलब आपने अगर नोट्स मेकिंग अपनी अच्छे से कर ली, आपने रिवीजन नोट्स अपने अच्छे से बना लिए, तो फिर आप, कई सारे लोग जो 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति भी 16 घंटे पढ़ने वाले व्यक्तियों से बेटर कर पाएगा, अगर इफ ही और शी इज ऑर्गेनाइज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन करना भी एक अपने आप में एक कला है, टू फाइंड राइट वे विच सूट एन इंडिविजुअल। जैसे ऑनलाइन नोट्स बनाने हैं या ऑफलाइन बनाने हैं, ऑफलाइन बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, ऑनलाइन बनाने तो कैसे बनाने हैं, कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं, और फिर उनको कैसे कैसे सब चीजों को मिला के अपने नोट्स बना के और फिर कैसे तैयारी करनी है। तो ये कोई अगर कर पाता है, ऑर्गेनाइज अगर अपनी स्टडी को कर पाता है, तो फिर वो वही चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है बिटवीन हार्ड वर्क हार्ड वर्किंग पर्सन एंड ए स्मार्ट वर्किंग पर्सन। तो ये एक और स्किल सेट है मुझे लगता है ऑर्गेनाइज रहने का। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल सेट है किसी भी विद्यार्थी के लिए, वो है कि हाउ टू रिमेन फिजिकली फिट।
कई सारे एग्जाम्स इतने मेंटली और फिजिकली ड्रेन कर देते हैं आदमी को, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर दिन में 10-10 12-12 घंटे अगर पढ़ता है तो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी और कहीं फंक्शंस में नहीं जा रहे हैं। तो आपको मेंटली भी बहुत टफ होना चाहिए और फिजिकली भी आप काफी हेल्दी होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो यू विल लूज योर स्लीप ओवर वेरी स्मॉल थिंग्स। कई लोगों को होता नहीं है, एग्जाम के एक दिन पहले बुखार आ जाती है और कपकपी छूटने लगती है। उस तरह की चीजें नहीं हो, उसके लिए एक अच्छे विद्यार्थी को फिजिकली और मेंटली भी, मेंटली इसलिए कि मान लीजिए आपने पेपर वन अगर मान लीजिए आप देके आए जीएस का और आपका पेपर अच्छा नहीं गया, और अगर आप मेंटली अगर टफ नहीं है तो होगा ये कि आने वाले 3 पेपर भी फिर आपके अच्छे नहीं जाएंगे। तो मेंटली भी आपको टफ होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन करना, मेंटली फिजिकली टफ होना और एक गुड सिटिंग कैपेसिटी होना एक अच्छे विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स। साथियों, अभिषेक सुरानी जी ने बिल्कुल सही कहा कि यदि आपकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आप ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते हैं, फिजिकली और मेंटली आप फिट हैं, तो यकीन मानिए सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं है। साथियों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान सुधा कार्यक्रम में। हमारे साथ आज हमारे मुख्य वक्ता हैं अभिषेक सुराना जी। आप हमारे ज्ञान सुधा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को हम नई नई पर्सनैलिटीज को आपसे रूबरू कराते हैं, और हमारी कोशिश है कि आपके अंदर प्रतियोगिता, दक्षता, क्षमता का विकास हो, मोटिवेशन हो और आपको मार्गदर्शन मिले। सर, हम बात करते हैं आगे कि पढ़ने का एक सुनियोजित प्लान सर कैसे तैयार करना चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है सबसे पहले तो कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं और आप कितने उस एग्जाम का जो सिलेबस है उससे कितना कंफर्टेबल है, और तीसरा कि वो एग्जाम कितना दूर है। मान लीजिए कोई जीरो से तैयारी कर रहा है आरपीएससी की या यूपीएससी की, और उसका प्लान ये है कि मैं 2 साल बाद एग्जाम दूंगा, तो वो धीरे धीरे करके पूरी स्ट्रेटेजी बना सकता है कि मैं 2 महीने तो पॉलिटी पढ़ूंगा, 2 महीने हिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 महीने ज्योग्राफी पढ़ूंगा। पर किसी का लक्ष्य है कि अगर आपको 1 साल बाद ही एग्जाम देना है, तो आपकी सारी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो एग्जाम टू एग्जाम और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, क्योंकि जैसे मेरे साथ हुआ था, आई कम फ्रॉम ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मैंने अपना ऑप्शनल फिजिक्स लिया था। तो अब मेरे को फिजिक्स में जीरो से शुरू करना पड़ा था। पर अगर मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ और मेरा ऑप्शनल भी पीएसआईआर है, तो मेरे को अपने ऑप्शनल के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने काफी अपने बीए एमए के अंदर वो पीएसआईआर के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली होगी। तो नंबर वन तो इन चीजों पे आपका स्टडी प्लान वेरी करता है। दूसरा, आप को जैसे हमने अभी बात करी कि कौन से टाइम आप कंफर्टेबल हैं, कौन सा टाइम आपको सूट करता है और एग्जाम कितना दूर है, ये दोनों चीजें भी डिटरमाइन करती है कि आप स्टडी को कैसे प्लान करते हैं। मेरी स्टडी प्लान का हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये रखता था कि उसमें कई लोगों का ये होता है कि वो महीना पूरा डिवाइड कर देते हैं या हफ्ता डिवाइड कर देते हैं कि एक हफ्ता मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, एक हफ्ता ज्योग्राफी पढ़ूंगा, एक हफ्ता कुछ और पढ़ूंगा। मैं एक ही दिन को डिवाइड करता था, क्योंकि मैं फिर बोर हो जाता था। कई बार कई होता ही है कि अगर आप दिन भर इतिहास इतिहास ही पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा ड्रेन हो जाता है। द ब्यूटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कि इसमें सिलेबस इतना वाइड होता है कि आप अलग अलग चीजें पढ़ के अपने माइंड को एंगेज भी रख सकते हैं और बोर भी नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग भी चीजें बनी रहेंगी। तो मुझे ये भी लगता था कि मैं जैसे सुबह अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया तो दिन में ज्योग्राफी पढ़ लिया, शाम को पॉलिटी पढ़ लिया, तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता था और चीजें रिवाइज भी होती रहती। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे पर्सन अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है। बट मेरा यही इंपॉर्टेंट कहना है, मैंने जो पहले भी कहा कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसमें रिवीजन को कृपया इंक्लूड करिए। बिना रिवीजन करे अगर आप सोचते हैं कि मैं एग्जाम के 4 दिन पहले तक बस पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा और बस एग्जाम में जाके लिख आऊंगा, वो संभव नहीं है। आप चाहे कम पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए, तो जाके फिर आपका कुछ जो ये इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें कुछ निकल के आएगा। एक बैलेंस बना के चलिए। बहुत ज्यादा कई लोग पूछते हैं कि
सर एग्जाम के लिए 16 घंटे पढ़ना जरूरी है, 14 घंटे पढ़ना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एग्जाम दूर होता था तो हम 8-8 घंटे पढ़ते थे, और एग्जाम के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हम 10-10, 15-15 घंटे भी पढ़ते थे। तो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आपकी तैयारी है। सही कहा सर आपने। साथ ही में जैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। ऐसे ही यदि एग्जाम में हमें सफल होना है तो उस सफलता के लिए सभी सब्जेक्ट्स की बैलेंस स्टडी करना बहुत जरूरी है। और जितना हम बैलेंसिंग स्टडी करेंगे उतना ही सफलता हमारे नजदीक होगी। सर एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, सभी के मन में एक जिज्ञासा सी रहती है, और अक्सर जो बात अभी आपने डिस्कस भी करी थी थोड़ी देर पहले, कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले एक घबराहट होती है, एक एंजाइटी होती है। ऐसा अमूमन सर सभी के साथ होता है कि जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के एक दिन पहले एक एंजाइटी सी होने लग जाती है, एक घबराहट सी होने लग जाती है। बहुत सारे सवाल दिमाग में घूमने लग जाते हैं कि एग्जाम पेपर कैसा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सर ये जो एंजाइटी होती है, इसे दूर करने के लिए और खुद को रिलैक्स और कंफर्टेबल करने के लिए सर क्या करना चाहिए? देखिए, वो जो मैंने इसलिए वो ही बात कही थी एंजाइटी और घबराहट की, कि अ, अगर आपने ढंग से रिवीजन किया है, ढंग से तैयारी करी है, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक पेपर दीजिए। जो मॉक पेपर्स का मतलब, जो एग्जाम कंडीशंस के अंदर और उसी टाइमिंग के बीच में, 9 से 12 या 2 से 5, या जो भी आपके एग्जाम का टाइम है, 10 से 1, उस दौरान आप बैठ के एग्जाम के 2 महीना 3 महीना पहले से मॉक पेपर देना शुरू करिए। हफ्ते में कभी एक मॉक पेपर दीजिए, कभी दो मॉक पेपर दीजिए। तो उससे आपको, जब आप एग्जाम देने जाओगे एक्चुअल में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बस एक और मॉक पेपर है और दे के आ जाएंगे। तब आप उसको लेके ज्यादा घबराएंगे। पर अगर आपने पहले से एग्जाम कंडीशंस के अंदर आप नहीं रहे हैं, और आपने मॉक पेपर्स वगैरह नहीं दिए हैं, तो आपको हर चीज एकदम नई नई लगेगी, और फिर आप, हो सकता है एग्जाम हॉल में भी जाके घबरा जाए। बिकॉज मैं कई बार देखता था, हम लोग एग्जाम हॉल में होते थे, और कोई एकदम घबरा रहा है, किसी को पसीना छूट रहा है, बार बार पानी पी रहा है, बार बार बाहर जा रहा है, तो वो फिर मतलब इट इज ड्यू टू लैक ऑफ टेम्परामेंट। वो टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए जरूरी है। नॉलेज होता है सबके पास, तो कोई भी अगर अच्छे एग्जाम की तैयारी करता है और पूरी शिद्दत से करता है, तो नॉलेज सबके पास होता है, हार्डवर्क सबने किया होता है, लेकिन फिर वो टेम्परामेंट वाली जो बात है वो थोड़ी मिसिंग हो जाती है। और टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई सी भी आप सर्विस में जाना चाहें, चाहे कोई सा भी एग्जाम देना चाहें। गवर्नमेंट विल ऑलवेज नीड पीपल विल विद गुड टेम्परामेंट, जो घबराएगा नहीं, जो विपरीत, जैसे कोई एग्जाम में कोई सवाल ऐसा आ गया जिसको आपको लग रहा है यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे आ गया, उसको देखिए घबराना नहीं है। कम से कम हम 20 में से बाकी 19 सवालों के तो जवाब दें। तो उसके लिए मॉक पेपर्स वगैरह देना बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। फिजिकली और मेंटली फिट, जैसे थोड़ा बहुत योगा और मेडिटेशन करते रहना चाहिए हमेशा। दिन में आधा घंटा भी करेंगे तो उससे क्या है, कम से कम आपको थोड़ा आदत पड़ जाएगी कि कैसे खुद को बैलेंस रखना है, कैसे खुद को शांत रखना है, कैसे एक्सट्रीम्स में नहीं सोचना है कि ये एग्जाम में मैं क्लियर नहीं हो पाया तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। इस प्रकार के भाव आपके अंदर आना अगर बंद हो जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत अगर आप योगा मेडिटेशन भी करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि डर के आगे जीत है, बड़ा सोचो जरा हट के सोचो। ये बहुत ही अच्छी बात है सर कि ये सारी एंजाइटी है एग्जाम की, ये तभी दूर हो सकती है जब आप मॉक पेपर देंगे। ये जो मॉक पेपर है, जरूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दें। जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं तभी आदत नहीं होती है आप लोगों की 3-3 घंटे लिखने की, तो ये प्रैक्टिस पहले भी की जा सकती है कि यदि आपको किसी मंजिल पे पहुंचना है, यदि पहली बार जाएंगे तो वो मंजिल आपको बहुत ही कठिन लगेगी। यदि आप उस मंजिल पे जाने के लिए 1-2 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपने जज्बा बना लिया है वहां तक पहुंचने का, तो वो मंजिल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। सर अब हमारे पास में हमारे जो युवा हैं उन्होंने यूट्यूब चैट बॉक्स पे सर बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो सर अब बारी है हमारे 5 सवालों की। आज के 5 सवाल। पहला सवाल है सर हमारे दर्शकों की ओर से, जो पहला सवाल आया है वो यह है कि हिंदी मीडियम से आईएएस की जो परीक्षा देते हैं उन्हें कब मार्क्स मिलते हैं? तो क्या परीक्षा मीडियम से प्रभावित होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
आई थिंक 2 या 3 साल पहले जो रैंक 1 थे या रैंक 2 कुछ थे, वो तेलुगु मीडियम से थे, मतलब उन्होंने सारे पेपर ही तेलुगु मीडियम में लिखे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अपने कैडर में काफी सीनियर ऑफिसर्स हैं, मेरे से मतलब 3-4 साल सीनियर, जिनका रैंक वर इन टॉप 20 में वो लोग थे। निशांत सर हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हिंदी मीडियम में होने की वजह से मार्क्स कम मिल रहे हो। आपको कंटेंट लेकिन अच्छा लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि इंग्लिश मीडियम वालों के पास कंटेंट काफी अच्छा हो जाता है, और हिंदी मीडियम वाले को लोग जो है वो उतना अच्छा कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो आपको उधर थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। जैसे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी को भी इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल तो होना चाहिए कि कम से कम वो जैसे द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार वो पढ़ सके, क्योंकि उसको पढ़ने से उसके पास कंटेंट काफी अच्छा क्रिएट हो जाएगा, और फिर वो उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करे। तो कोई वजह नहीं है कि वो अच्छे मार्क्स नहीं आए। सर, सुरेंद्र सिंह मेघवाल पूछ रहे हैं कि नियमित पढ़ने की आदत कैसे डालें। नियम मैंने शुरू से ही कहा, सबसे पहली बात वो सिटिंग वाली बात है। बैठ के गोंद की तरह सीट से चिपक जाइए, और ये कसम खा लीजिए कि 3 घंटे से पहले मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो फिर जब आप 1-2 घंटा मोबाइल से भी खेल लेंगे, सब हो जाएगा फेसबुक वगैरह, उसके बाद आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कुछ और ऑप्शन रहेगा नहीं। तो वैसे ही आदत डाल, धीरे धीरे पड़ती है, ये कोई डे 1 या कोई शॉर्टकट नहीं है। इट्स अ थिंग दैट हैज टू बी लर्न। हिमानी शर्मा जानना चाहती हैं कि करियर चुनने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करियर चुनने में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जो आपकी एबिलिटी है, एबिलिटी मतलब जो आपके अंदर जो एक इनहेरेंट कोई करने की जो चीज होती है, एबिलिटी जिसको बोलते हैं, और आपका जो पैशन है, वो दोनों चीजें मैच करें। तो फिर आपका करियर में आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे। मान लीजिए किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, बचपन से ही कई लोग होते हैं ना, घर में या आस पड़ोस वाले बच्चों को ट्यूशन पे पढ़ाते हैं, फिर बड़े बड़े होते हैं तो कहीं ऐसे ही आउट ऑफ इंटरेस्ट साइड में कोचिंग पे पढ़ाते हैं। और वही व्यक्ति, वो जो अपना, जो उसकी एबिलिटी और उसका पैशन वहां पे मैच है। एबिलिटी ये कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर पा रहा है, और पैशन की मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीजें मैच होती है, तो उस व्यक्ति को टीचर बनना चाहिए। पब्लिक सर्विस में उस आदमी को आना चाहिए जिसको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, जिसको घंटों काम करना अच्छा लगता है। प्लस एट द सेम टाइम उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, उसका टेम्परामेंट भी होना चाहिए कि एक तो कूल माइंडेड हो, हर चीज पे रिएक्ट ना करे। तो ये दोनों चीजें जब मैच करती है, तो वो चीज आपका करियर डिसाइड करती है। तो ये नहीं है हमें किसी को देखा देखी करियर नहीं शुरू कुछ सोचना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ लोग बस ऐसे ही कि हमें कलेक्टर बनना है या हमें एसडीएम बनना है, ऐसे नहीं। आप सोचिए कि क्यों बनना है, तो फिर करियर आपका सक्सेसफुल रहेगा। सर, हमारे साथ बहुत ही अच्छे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सर, राशि अरोड़ा ने सवाल पूछा है कि क्लास 11 से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू की जाए। कहाँ से ही मैम, वापस बोले। सर, राशि अरोड़ा ने सवाल पूछा है कि क्लास 11 से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू की जाए। देखिए क्लास 11 से मुझे लगता है कि अ, वो मतलब मेरा फ्रैंक ओपिनियन है कि 11th 12th में तो आपको अपने 11th और 12th पे ही फोकस करना चाहिए। 12th में अच्छे परसेंटेज लाने पे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हो, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। और इतना जल्दी 15-16 साल की उम्र से इतना आपको एक लक्ष्य दिमाग में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयारी के लिए उसके चक्कर में आप अपना 11th और 12th सेक्रीफाइस कर देंगे, जो कि ठीक नहीं है। तो 12th तक तो क्या है कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स बनते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, और फिर आप डिसाइड करिए कि आपका करियर क्या होगा। लक्ष्य दादीच ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें भ्रमित करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी करने से क्या होगा, ये तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो सर, ये जो डिस्ट्रक्टिव टाइप के जो पर्सन होते हैं, इन्हें कैसे मैनेज किया जाए। देखिए हमने तो ये कर रखा था कि मोबाइल वगैरह सब बंद कर रखा था, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह हम सब नहीं चलाते थे, और ट्विटर वगैरह ये सब। आजकल के एस्पायरेंट से भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा। मैंने बीच में इतनी बार कहा कि हम डिजिटल नोट्स बनाता था, हम डिजिटल अखबार पढ़ते थे, लेकिन हम डिजिटल सोशल मीडिया का यूज हम थोड़ा कम करते थे। एग्जाम के समय मुझे लगता है कोई तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन वगैरह की, तो उससे इन चीजों से दूर रहना चाहिए। इनसे कोई
वैल्यू एडिशन नहीं होता है। मटेरियल वगैरह के लिए आप इंटरनेट का जरूर प्रयोग करें, लेकिन सोशल मीडिया का प्रयोग अगर ज्यादा करेंगे तो फिर आप एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई साथी सेलेक्ट हो गया, वो ट्रेनिंग करने चला गया और वहां से रोज फोटो डाल रहा है अपनी ट्रेनिंग के, तो आपको लगेगा कि यार ये तो गलत हो गया। तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके मन में भिन्न भिन्न ख्याल आएंगे, आपको खुद पे डाउट क्रिएट होने लगेगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे डाउट होने लगेगा। तो इससे बचने का बेस्ट तरीका तो मुझे लगता है ये यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकें तो आप अपना सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा दूर रहें। मटेरियल वगैरह जो है उसके लिए टेलीग्राम वगैरह अलग अलग चैनल्स पे आपको चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आप अपना नंबर प्राइवेट रखिए और ज्यादा उसका प्रयोग एक दूसरे से बात करने में उसमें ना रखें तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान है आजकल। लोग मोटिवेशन के नाम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल हमारे पास आया है, वो स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, मुझे आईएएस बनना है, और आईएएस बनने के लिए मुझे कौन से ऑप्शनल पेपर देने चाहिए? देखिए, ऑप्शनल सिलेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, और ऑप्शनल सिलेक्शन भी दो चीजों पे होता है। एक तो वो ऑप्शनल स्कोरिंग हो, और दूसरा उसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि पहले साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपने कोई ऐसा ऑप्शन चुन लिया जो स्कोरिंग तो है, लेकिन जो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप भविष्य में थोड़ा सा दुख पाएंगे। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से ये रहता है कि ऐसा ऑप्शन चुनिए जो चाहे सिलेबस चाहे ज्यादा हो, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने जैसे फिजिक्स चुना था, फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि हमने बार 4 बार पेपर दिया, तो चारों बार मतलब कभी बोर नहीं हुए उस चीज से। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ अलग ऑप्शन चुन लेते ये सोच के कि इसका सिलेबस कम है और इसकी तैयारी 2 महीनों में हो जाएगी, तो और लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, तो फिर हम शायद हो सकता था कि सिलेक्शन भी नहीं होता। तो हमेशा अपना इंटरेस्ट और ऑप्शनल कितना स्कोरिंग है, ये दोनों चीजें देखिए। तो जैसे आजकल एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लॉ है, और आपके साइंस सब्जेक्ट तो है ही, साइंस और इंजीनियरिंग, तो वो सब तो हमेशा आपके लिए खुलेगी। धन्यवाद सर, आपने प्रतियोगिता परीक्षा के जो टिप्स हैं उनसे हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको आपने अवगत कराया, और बहुत ही छोटे छोटे जो टिप्स है जिनसे हमारी सफलता टिकी रहती है। क्योंकि अक्सर होता यह है कि हम बड़ी जो गलतियां होती हैं या बड़ी जो कमियां होती हैं उनको तो देख लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कमियां होती हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपने जो छोटे छोटे टिप्स दिए हैं सर हमें, तो निसंदेह कि जो भी युवा वर्ग, जो भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनसे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, उनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिला होगा। बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल सर ये आपका सेशन रहा है। और सर आपका इतना बिजी शेड्यूल है, आपने हमारे लिए समय निकाला थैंक सर। यू। मैं हमारे युवा वर्ग की तरफ से, कॉलेज शिक्षा विभाग की तरफ से सर आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। साथ ही